Good morning, viewers, to this very special episode of MediChit Chat Season 2. And today we are so honored to have Dr. Bhushan Patil, a very senior orthopedic surgeon. And his specialty is sports injury. And Dr. Bhushan, आप हमको बहुत कुछ बताएंगे. But before we start, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं और हमें नी हेल्थ के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करें. Yes. मैं डॉक्टर भूषण पाटिल हूँ. मेरा स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है एंड स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट, जैसे नी इंजरीज़ है या शोल्डर प्रॉब्लम्स है जिनमें स्पोर्ट्स लिगामेंट इंजरीज़ होते हैं या क्रॉनिक डिसऑर्डर्स भी रहते हैं. तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि बायोमैकेनिक्स जैसे कुछ मसल टाइटनेस है या मसल वीकनेस है वो इवैल्यूएशन करना, पोस्चर देखना एंड इवैल्यूएशन क्लिनिकली ज़्यादा देख के पेशेंट को एडवाइस करना पेन रिलीफ के लिए एंड प्रिवेंशन के लिए भी. तो ये ज़्यादा ज़रूरी है एंड बहुत बार ऐसे भी होता है कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट क्लिनिकल इवैल्यूएशन हिस्ट्री प्रॉपर लेके पेशेंट का डिमांड क्या है, पेशेंट को क्या क्या ज़रूरत है, वो सब देख के एक एक्सरसाइज प्लान बना के उनको ट्रीट करना, ये मुझे बहुत पसंद है. तो हम ये कह सकते हैं कि आप काफ़ी कंजर्वेटिव वैरायटी ऑफ अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स नी इंजरीज एंड पेन. व्हाट आर द नी पेन्स, मतलब पेशेंट आपको किस तरह के नी पेन के साथ यूजुअली अप्रोच करते हैं? यस, नी में यूजुअली हम जो इंजरीज होते हैं या डिसऑर्डर्स या कंडीशंस बोल सकते हैं, ये दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्यूट नी पेन एंड क्रॉनिक. एक्यूट मतलब जैसे कोई अभी गिर के आ गया है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी, जैसे फील्ड पे किसी को इंजरी होती है खेलते समय, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, वेरियस गेम्स में, इवन वाइल रनिंग, डूइंग द रूटीन एक्टिविटीज़, हाउस वाइफ्स, होम मेकर्स में घर में भी इंजरी हो सकता है. तो वो जो इंजरी की वजह से जो होता है उसको हम एक्यूट नी पेन बोलते हैं, जिससे पेशेंट को स्वेलिंग आ जाता है, पेशेंट को दर्द होता है, कभी कभी वो लंगड़ के भी आते हैं, लिम्पिंग होता है. ये एक्यूट नी पेन का प्रेजेंटेशन रहता है. और बहुत बार इन्फ्लेमेटरी पेन बोलते हैं, जैसे संधिवात में होता है. संधिवात बहुत सारे टाइप के रहते हैं, लेकिन जो कॉमन रहते हैं उसमें रूमेटॉइड कंडीशंस बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं या गाउट बोलते हैं, जैसे यूरिक एसिड की वजह से. ये दो सिचुएशन में पेशेंट एक्यूट नी पेन लेके आता है. हम सोलन नी बोलते हैं, समटाइम्स वी कॉल दिस एज हॉट नी भी बोलते हैं. ये एक्यूट नी पेन का हो गया. लेकिन आज हम फोकस करने जा रहे हैं वो है क्रॉनिक नी पेन. जैसे पेशेंट को क्रॉनिक इन द सेंस 2 हफ्ता 3 हफ्ता मोर देन 3 वीक्स या महीनों का भी पेन रहता है. तो ये पेशेंट हमको प्रेजेंट होते तो बोलते कि हमको बहुत दिनों से, बहुत महीनों से तकलीफ़ है और ये जो दर्द है ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो गया और अभी बढ़ते जा रहा है. स्पेसिफिक एक्टिविटी में पेन होता है. ये विदाउट इंजरी होता है, किसी को इंजरी का हिस्ट्री नहीं होता है. ये जो क्रॉनिक नी पेन है वो अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. यंगर एज में होता है और लेटर एज में, मतलब जैसे 45-50 के बाद भी होता है. अगेन 2 टाइप का क्रॉनिक नी पेन हो सकता है. तो हम आज ज़्यादा फोकस करेंगे वो क्रॉनिक नी पेन पे, मतलब जिनको काफ़ी दिनों से घुटने के दर्द की तकलीफ है, उन पेशेंट्स के बारे में हम ज़्यादा. जो क्रॉनिक मतलब जैसे महीनों से या बहुत हफ्तों से घुटने का दर्द है, जो धीरे धीरे ग्रेजुअली शुरू हो गया, हिस्ट्री ऐसे कुछ गिरने का वजह नहीं है उसके पीछे, तो ये क्रॉनिक नी पेन बोलते हैं. तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है. इन पेशेंट्स के में पेन किलर्स, मतलब अधिकतर पेशेंट तो अपने से ही कुछ पेन किलर ले लेते हैं, तो इसमें कैसा कोई रोल है क्या पेन किलर लेने का, जिनको क्रोनिक पेन है, बहुत दिनों से नी पेन है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए एज वेल एज फॉर द डॉक्टर्स की पेन किलर्स का रोल कभी है. जैसे मैंने पहले बोला, हॉट नी बोलते हैं. बहुत बार जैसे पेशेंट को पेन और स्वेलिंग रहता है, जैसे गिरने के बाद, इंजरी के बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं, घुटना बहुत सूजा हुआ है, दर्द है, या समटाइम्स इन्फ्लामेशन में जैसे आर्थराइटिस में, गाउट में आते पेशेंट का घुटना सूजन आई है घुटने में और दर्द होता है, उसको हम हॉट नी करके बोलते हैं. तो वहाँ पे पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जो डॉक्टर देते हैं उसका बहुत अच्छा रोल रहता है. बेसिकली हमारा प्रिंसिपल तभी रहता है कि पेशेंट को कंफर्टेबल कर दे, और एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी हम फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं RICE, राइस प्रोटोकॉल. सम पीपल कॉल प्राइस, पेन किलर ऐड कर देते हैं, बट RICE इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोटोकॉल. वो हर एक को पता होना चाहिए. R इज़ फॉर रेस्ट,
जहाँ पे सूजन आई है, दर्द हुआ है, ये सिर्फ घुटने के लिए लिमिटेड नहीं है, किसी और जगह पे हमको कभी सूजन आती है, दर्द होता है, या फिर गिरने के बाद मतलब सूजन या दर्द होने लगता है, तो ये प्रोटोकॉल वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। आर इज़ फॉर रेस्ट, रेस्ट टू दैट बॉडी पार्ट जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे रेस्ट देनी ज़रूरी होती है। हम कभी कभी स्प्लिंट लगाते हैं, कच्चा प्लास्टर भी लगा देते हैं। सो आर इज़ फॉर रेस्ट, आई इज़ फॉर आइस। आइस मतलब बर्फ़ से सिकाई, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक सिंपल रूल सबको याद रखना ज़रूरी है कि जब भी सूजन आता है कोई इंजरी के बाद, तो कभी भी हॉट फॉर्मेंटेशन मतलब गर्म सिकाई नहीं करनी है और मालिश मसाज नहीं करना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बाद में। सो आई फॉर ऑलवेज आइस, सो बर्फ़ से सिकाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेशेंट को हम बोलते हैं कम से कम 4 बार, ज़्यादा सूजन है तो 6 या 8 बार बर्फ़ से सिकाई करें, अराउंड 10 to 15 मिनट्स, ऐसे दिन में 6 या 8 बार। हाँ, सो आय के बाद आता है सी, कॉम्प्रेशन। बहुत लोगों को एक आदत रहती है जब भी इंजरी होता है तो वहाँ पे ऐसे रब करते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। कॉम्प्रेशन मतलब वहाँ पे प्रेशर, जैसे हम क्रेप बैंडेज बांधते हैं या पेशेंट को बोलते हैं आप नी कैप इस्तेमाल करो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्प्रेशन से वहाँ पे स्वेलिंग नहीं बढ़ता, तो स्वेलिंग अंडर कंट्रोल रह जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। वो मसाज से नहीं होता है, मसाज से एग्जैक्टली उल्टा होता है, तो मसाज टालना बहुत ज़रूरी होता है। और सी के बाद आता है ई, एलिवेशन। जैसे मेरे हाथ में चोट लगी है, स्वेलिंग आया है, या एंकल फुट में पेन स्वेलिंग है, तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आपको एलिवेशन रखना है। एलिवेशन मतलब वो जो बॉडी पार्ट है जहाँ पे स्वेलिंग आया है वो आपके हार्ट लेवल के ऊपर रहना चाहिए फॉर द मैक्सिमम टाइम, सो दैट ग्रेविटी की वजह से वो नीचे रहेगा तो स्वेलिंग, सूजन बढ़ने का चांस है, फिर सूजन बढ़ेगा तो फिर दर्द बढ़ेगा और पेशेंट का कंफर्ट लेवल कम हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोटोकॉल, ये फॉर्मूला यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। RICE। घुटने में भी हम वही करते हैं, रेस्ट देते हैं, क्रेप बैंडेज या नी कैप इस्तेमाल करने को बोलते हैं। आइस, एप्लीकेशन ऑफ आइस बोलते हैं, बर्फ़ किससे सिकाई करने को बोलते हैं। क्रेप बैंडेज अप्लाई करने को बोलते हैं। एंड पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मैक्सिमम 7 to 10 डेज तक देते हैं। 10 डेज वंस, एक बार वो स्वेलिंग या पेन चला गया, सेटल हो गया घुटना, पेशेंट का दर्द कम हो गया, मूवमेंट थोड़ा अच्छा हो रहा है, कंफर्ट लेवल बढ़ गया, तो फिर पेन किलर स्टॉप करना ज़रूरी है। और क्रॉनिक पेन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो महीनों का या बहुत हफ्तों का पेन रहता है, जो दर्द रहता है, जो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो जाता है, वो जो दर्द होता है वो बहुत अलग रीजंस की वजह से होता है, जो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे पेन किलर का कोई रोल नहीं होता है। बहुत बार हमने देखा है कि प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है बहुत सारे पेन किलर्स का, बट वहाँ पे ये मैकेनिकल पेन बोलते हैं। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरी गद्दी फट गई है, या फिर मेरा कार्टिलेज में थोड़ा सा डिजनरेशन, जैसे आर्थराइटिस हो गया है, या फिर एक एंटेरियर नी पेन बोलते हैं जिसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। ये जो आर्थराइटिक पेन रहता है या एंटेरियर नी पेन बोलते हैं, वो डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये जो दर्द होते हैं इसमें पेन किलर का कोई रोल नहीं होता है, तभी पेन किलर लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे भी केसेस देखे कि बहुत लंबे टाइम के लिए पेन किलर्स ओवर 2 years 3 years ले रहे हैं और उनको फिर किडनी का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो क्रॉनिक पेन में, जैसे लंबे टाइम का जो दर्द है, उसमें पेन किलर डालना बहुत ज़रूरी है। सर, आपके पास जो आपने कहा कि क्रोनिक पेशेंट आते, क्रोनिक पेन के साथ आते हैं, तो ये नॉर्मल पेशेंट प्रोफाइल कैसा रहता है? मतलब किस एज ग्रुप के लोग आते हैं, मेल्स या फीमेल्स का कोई डिफरेंस है क्या, या वजन, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें क्रोनिक पेन आप ज़्यादा देखते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। क्रोनिक पेन में हम दो इंडिविजुअल्स को डिवाइड करते हैं, एक यंगर इंडिविजुअल्स जिनमें क्रॉनिक नी पेन होता है, और एक ओल्डर इंडिविजुअल्स जिनमें आर्थराइटिक का पेन होता है। तो मैं एंटेरियर नी पेन जो बोलते हैं इज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन होता है, स्पेशली लेडीज़ में कॉमन होता है। अभी लेडीज़ में क्यों कॉमन होता है ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे आपने भी पूछा कि मेल मतलब पुरुष लोगों में और स्त्रियों में, लेडीज़ में क्यों पेन अलग अलग टाइप का हो सकता है, या क्या क्या कंडीशंस अलग हो सकते हैं। इसके पीछे वजह है, यूजुअली मेल में मतलब पुरुष लोगों में, पुरुष जो पेशेंट आते हैं, मेल पेशेंट जो आते हैं, उनमें बेसिकली थोड़ा टाइट मसल टाइटनेस का इशू रहता है। मसल स्ट्रेंथ, उनकी ताकत अच्छी रहती है, मसल की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, बट उनके मसल फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, उनमें बहुत टाइटनेस रहता है। जैसे पैर में हम लोअर बॉडी में देखने जाए तो हैमस्ट्रिंग टाइटनेस होता है,
ग्लूट्स टाइटनेस बोलते हैं, जैसे हिप के पीछे के जो मसल्स है वहाँ पे टाइटनेस हो सकता है, देन काफ में टाइटनेस हो सकता है, थाई के मसल्स में टाइटनेस हो सकता है। ये मेल पेशेंट में ज़्यादा देखते हैं हम, और लेडीज़ में एग्जैक्टली उल्टा रहता है, उनमें मसल स्ट्रेंथ का इश्यू रहता है। मसल स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी लेडीज़ में बहुत अच्छी रहती है, तो उनको योगा जैसे एक्सरसाइज ज़्यादा फ़ायदा नहीं करते। इन जनरल योगा फ़ायदा करता है, बट स्पेसिफिकली कुछ इशू होता है जैसे घुटने में, तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं लेडीज़ में मसल स्ट्रेंथ पे। और जो एंटीरियर नी पेन मैंने जो बोला, अभी आप ये मॉडल में देख सकते हैं, ये घुटने का मॉडल है। तो ये जो होता है, इसको ये जो घुटने का जो इसका नी कैप बोलते हैं, ये बाहर की बाजू है, राइट घुटना है, ये बाहर की बाजू है, ये अंदर की बाजू है। तो ये जो है नी कैप, तो यूजुअली जो लेडीज़ पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, फीमेल पेशेंट जो आते हैं, उनको जो दर्द रहता है वो इस जोन में रहता है, यहाँ पे ये नी कैप के नीचे रहता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं एंटेरियर नी पेन। और एक भी नाम उसको है पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम, बट टेक्निकली ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं एंटेरियर, मतलब फ्रंट साइड का जो नी पेन रहता है वो नी कैप के नीचे रहता है। वो यंगर इंडिविजुअल्स में देखा जाता है, जैसे इवन 20s 30s में भी फीमेल्स में हम देखते हैं, जो होम मेकर है, हाउस वाइफ, जो ज़्यादा काम फ्लोर पे करते हैं, जिनको ज़्यादा बैठना उठना पड़ता है, स्टेयर क्लाइंबिंग अप डाउन करना पड़ता है, वो लेडीज़ में ये पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण रहता है कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं, नी कैप और ये जो नीचे वाला जॉइंट है, यहाँ पे स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं और यहाँ पे पेन होता है। ये टिपिकल पेन होता है गेटिंग अप फ्रॉम दिस स्क्वाटिंग पोजीशन बोलते हैं। मैं जैसे कोई नीचे फ्लोर पे बैठा है तो उठते समय वहाँ पे पेन होता है, चेयर से उठते समय भी पेन होता है, स्टेयर क्लाइंबिंग अप मतलब सीढ़ी ऊपर चढ़ते समय या नीचे डाउन क्लाइंबिंग डाउन के समय भी ज़्यादा पेन होता है। तो ये टिपिकल एंटेरियर नी पेन है, और इसकी वजह क्या रहती है, हमारा जो हिप मसल्स रहते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों होता है, बिकॉज वेन एवर वी आर डूइंग एनी एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी जब भी करते हैं हम लोग, तो एक काइनेटिक चेन करके कंसेप्ट रहता है। सिर्फ घुटना काम नहीं करता है, सिर्फ एंकल काम नहीं करता है। जैसे मैं अभी उठने वाला हूँ चेयर से, तो मेरे कोर मसल्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो थोड़ा स्टेबिलिटी देते हैं। फिर मेरे हिप मसल्स, ग्लूटियल मसल्स बोलते हैं या हिप मसल्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर मेरे नी के मसल्स, नी के ऊपर के जो मसल थाई मसल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी होता कैसा है कि जब हम खड़े हम रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अगर मेरे ऊपर के जो मसल्स है जैसे हिप मसल्स और कोर, इनका एक्टिवेशन अगर नहीं हुआ, वो अगर स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है, तो मेरे नी पे प्रेशर आता है, और नी पे प्रेशर आता है तो यहाँ पे स्ट्रेसेस बढ़ने की वजह से पेन होता है। तो हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है हिप स्ट्रेंथ पे। वो एक्सरसाइज में डिटेल बाद में डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा आपको। बट यूजुअली क्या होता है कि जो फोकस किया जाता है एक्सरसाइज में, वो सिर्फ नी एक्सटेंशन, मतलब जो क्वाड्रिसेप्स, जो ये जो मसल है उनका सीधा करना या बेंड करना, ये दो ग्रुप पे ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे फोकस किया जाता है। बट मैंने बहुत बार ऐसे फॉलोअप में पेशेंट्स देखे हैं जिनको महीनों से सालों से दर्द है, लेकिन वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट जो एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो एक्सरसाइज प्रोग्राम ही प्रॉपरली डिज़ाइन किया नहीं गया है। इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्ट्रेसेस कम ही नहीं होते हैं, जैसे वही एक्सरसाइज करेंगे जिससे प्रेशर बढ़ने वाला है, तो वो कभी भी रिलीफ नहीं आएगा पेशेंट को। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि मसल स्ट्रेंथनिंग, स्पेशली जो जॉइंट है उसके ऊपर के लेवल के मसल स्ट्रेंथनिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो दूसरे टाइप का दर्द होता है उसको बोलते हैं आर्थराइटिक पेन। आपने देखा रहेगा कि जैसे एज बढ़ते जाता है, 45, 50 और 50 के ऊपर भी, जैसे 60s 70s में भी हमने देखा है बहुत बार बोइंग ऑफ द लेग रहता है। पेशेंट जैसे एक्चुअली ऐसे लिम करके आते हैं, वॉडलिंग गेट बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके उनका चलना एकदम बिल्कुल अफेक्टेड रहता है। वो होता है आर्थराइटिस की वजह से। उसको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस ऑफ द नी बोलते हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ द नी बोलते हैं। एक कॉमन नेम रहता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो ये मॉडल में, ये जो ब्लू नीले कलर का जो कोटिंग है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो इवेंचुअली क्या होता है, जैसे एज बढ़ने की वजह से उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है और उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। ये स्लोली ओवर दी मंथ्स, ओवर दी ईयर्स होता है, इसमें इंजुरी का कुछ रिलेशन नहीं होता है। तो ये ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा क्रैकिंग होने के बाद ये कार्टिलेज पूरा धीरे धीरे डैमेज होने के बाद ये पूरा चला जाता है, और नीचे वाला बोन, अंडरलाइन जो हड्डी है, बोन है, वो एक्सपोज हो जाता है। और जैसे बोन पे बोन जैसे घिसता है तो पेन होता है।
इसको हम मैकेनिकल पेन बोलते हैं। अगर पेशेंट बैठा है, आराम कर रहा है, तभी उसको दर्द नहीं होता, ऐसे लेटने की जब भी लेटते हैं, सोते हैं या बैठते हैं तो। बट जब भी वो खड़े होते हैं, चलने लगते हैं, तो ये पेन बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल पेन। जो इन्फ्लेमेटरी पेन जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, जैसे सूजन की वजह से, वो पेन कंटिन्यूस रहता है। वो पेशेंट आराम भी कर रहा है रेस्टिंग पोजीशन में, तभी भी दर्द करेगा, उसको हॉट नहीं है, इन्फ्लेमेटरी पेन बोलते हैं। तो ये जो आर्थराइटिस का पेन होता है टिपिकली मैकेनिकल पेन होता है, इसीलिए इसमें पेन किलर का कोई रोल नहीं है। पेन किलर खाने के बाद भी अगर मेरा कार्टिलेज ऑलरेडी ख़राब है और मैं खड़े रह के चल रहा हूँ, तो मुझे पेन होने ही वाला है। मे बी थोड़ा इंटेंसिटी 5-10% कम हो सकता है, बट इन दिस सिचुएशन जहाँ पे आर्थराइटिक पेन है, वहाँ पे बाकी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है अदर देन पेन किलर। एक क्वेश्चन था डॉक्टर भूषण कि अगर इन और जिन लोगों को ये क्रोनिक आर्थराइटिक पेन है एज रिलेटेड, जैसा आपने बताया, उनको कौन सी एक्टिविटीज़ आप अवॉइड करने के लिए बोलते हैं जिससे उनका पेन बढ़ सकता है या जो तकलीफ आर्थराइटिस की है वो ज़्यादा बढ़ सकती है? Yes. अभी अगेन वी विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पटेलोफेमोरल नी पेन सिंड्रोम, जैसे एंटीरियर नी पेन मैंने बोला, जो पेन होता है वो यंगर इंडिविजुअल्स में होता है। जब भी उनको पेन रहता है, तभी हम उनको बोलते हैं कि नीचे बैठना उठना टालना है, स्टेयर्स पे अप डाउन करना टालना है। कोई जिम में जाके स्क्वाट्स करता है, लंजेस करता है, वो करना बहुत उससे पेन बढ़ सकता है, तो वो करना अच्छा नहीं होता है घुटने के पेन के लिए। तो जैसे कोई लोडिंग कर रहा है, मतलब घुटने पे या मतलब बेंड पोजीशन में बॉडी वेट आ रहा है, तो वो एक्टिविटी टालना बहुत ज़रूरी होता है। और एक डायनामिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, जैसे बैठ के हम घुटना सीधा करने वाला जो एक्सरसाइज या कसरत है, वो भी करना सही नहीं होता है। तो ये अवॉइड करना है फॉर एंटीरियर नी पेन। जो नी कैप वाला पेन है, उसके लिए ये अवॉइड करना है। उनको फ्लैट सरफेस पे चलना हम अलाउ करते हैं, बिकॉज उसकी वजह से इतना दिक्कत नहीं आता है पेशेंट को। वो स्ट्रेट चलने वाले हैं, उनको मार्केट जाना है, स्ट्रेट फ्लैट सरफेस पे चल रहे हैं, तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आर्थराइटिक पेन जो ओल्डर इंडिविजुअल्स में होता है, 50 के बाद में जो होने वाला दर्द है, वहाँ पे अगेन कैसे होता है कि बहुत सारे लोग पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, जिनको ऑलरेडी फिजिशियन ने बोल के रखा है कि आपको अभी चलना चाहिए क्योंकि शुगर कंट्रोल में नहीं आएगा, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो उनके लिए ऑप्शंस अलग रहते हैं। जैसे समझो किसी को माइल्ड पेन है, तो भी उनको चलना ठीक है, फिर भी गाइडलाइंस के हिसाब से हम बोलते हैं कि आपको आधा घंटा के ऊपर नहीं चलना है। जिनको आर्थराइटिस का दर्द शुरू हो गया है बट माइल्ड पेन है, और जो आधा घंटा चल सकते हैं कंफर्टेबली, तो उनको हम 2-3 एक गाइडलाइंस देते हैं कि आपको चलना है, चल सकते हो आप, बिकॉज लोगों को चलना थोड़ा पसंद होता है। इट इज़ एक फील गुड इफेक्ट आता है, मॉर्निंग में जाए, फ्रेंड्स रहते हैं, ग्रुप रहता है उनके साथ, तो दैट इज़ ओके। बट चलना है तो आप स्लोली चलना है, तेज़ नहीं चलना है। और चल के जाके 15-20 मिनट चल के जा सकते हो आप। वहाँ पे किधर गार्डन में बैठिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, देन आप एक 10-15 मिनट ब्रेक लीजिए और फिर आप चल के आ सकते हो। ये अगर माइल्ड पेन है और आप टॉलरेट कर सकते हो, दर्द आपको सह सकते हो तो। बट नी कैप पहनना ज़रूरी है, इट गिव्स थोड़ा एडिशनल सपोर्ट नी के लिए, तो नी कैप पहन के आप जा सकते हो। बट मॉडरेट टू सीवियर पेन जिनको रहता है, उनको हम बोलते हैं कि चलना थोड़ा कम करना ज़रूरी है, और या फिर हफ्ते में आप 2 या 3 बार जा सकते हो। बट ज़्यादा चलना अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने पहले बोला कि अभी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने बोला है कि अभी चलना चाहिए। बट जिसको मॉडरेट टू सीवियर पेन है, जिनको चलते समय लंगड़ना पड़ता है, तो उनके लिए हम 2 ऑप्शन देते हैं, एक साइकिलिंग और स्विमिंग। ये 2 ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसमें बॉडी वेट नहीं आता है, मतलब घुटने पे बिना बॉडी वेट दिए हम कसरत करते हैं। जैसे स्विमिंग हो या साइकिलिंग हो, साइकिलिंग में भी समटाइम्स कभी कभी नी कैप के नीचे पेन हो सकता है, तो हम थोड़ा अवॉइड करने को बोलते हैं। और स्ट्रेंथनिंग करने के बाद जैसे पेन कम होता है, तो फिर हम बोलते हैं उनको साइकिलिंग कीजिए। बट हम देखते हैं हमारे सीनियर्स भी आजकल जिनको नी का आर्थराइटिस है, वो भी जॉगिंग रनिंग की तरफ से अब साइकिलिंग की तरफ मुड़ गए हैं। साइकिलिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है। स्विमिंग सबको कंफर्टेबल नहीं होता, लेडीज़ को हम बोलते हैं, या फिर किसी को बाहर जाके साइकिलिंग करना नहीं है, तो हम स्टैटिक साइकिलिंग भी घर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपने जो 2 मेन वैरायटी का पेन बोला, एक जो अक्यूट है जो यंग लोगों में होता है, Yes. ये यंग लोगों का जो पेन है वो
आमतौर पे कितने समय में वो ठीक हो जाता है? मतलब पेशेंट जानना चाहेगा कि अब हाँ। तो तकलीफ तो है, बट ये अंदाज से कितने समय में ठीक हो जाए? यस, एवरेज इट रिक्वायर 6 वीक्स टू 2 मंथ्स। उसमें हम प्रॉपर एक्सरसाइज पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अगर कोई ओवर वेट है, वज़न जिसका ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कि वेट रिडक्शन भी करना ज़रूरी है। कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन करना है। देन आपको एक्सरसाइज ऐसे करना है कि जिसकी वजह से आपके कोर एक्टिवेशन, मतलब कोर मसल का स्ट्रेंथनिंग हो, और हिप मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करने के बाद ग्रेजुअली जैसे ही ऑफलोड होता है, जैसे नी कैप के नीचे का प्रेशर धीरे धीरे ऑफलोड होने लगता है, तो धीरे धीरे पेन रिलीफ हो जाता है। ये 98 to 99% लोगों में रिलीफ आ जाता है बिटवीन 6 वीक्स टू 2 मंथ्स के बीच में। एंड एक्सरसाइज भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही एक्सरसाइज आप लाइफ लॉन्ग करें। जैसे हम जिम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले मंथ में सिर्फ 1 kg उठाते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 2 kg। ऐसा ग्रेजुअल इंक्रीमेंट भी करना ज़रूरी होता है। बट यूजुअली 6 वीक्स टू 2 मंथ्स के बीच में अच्छा रिलीफ आ जाता है विदाउट एनी पेन किलर्स। कैल्शियम वाइटामिन एज अ सप्लीमेंट हम दे देते हैं पेशेंट को। एक क्वेश्चन था कि अभी विंटर्स आ रहे हैं स्पेशली नॉर्थ में, तो वहाँ पे ये पेन ज़्यादा, ये सच में साइंटिफिकली ऐसा होता है क्या कि विंटर्स में पेन, नी पेन या ऐसा बढ़ जाए, ऐसा कुछ है? बहुत बार हम देखते हैं जिनको संधिवात है, संधिवात बोलते हैं। जैसे मैंने पहले जैसे बोला, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस बोलते हैं। जैसे उनको कभी चोट नहीं आई है, इंजरी नहीं हुआ है, तो उनको क्या होता है कि इट इज़ नॉट ओनली नी, मतलब सिर्फ घुटने में नहीं, कभी 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 उनको हाथ के जॉइंट्स में भी पेन होना होता है। बट अगेन वो हमको डिवाइड करना पड़ता है कि पेन है कि सूजन भी है। जिनको ऑलरेडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, संधिवात ऑलरेडी जिनको है, उनको ही स्पेसिफिकली ये जो विंटर सीजन में ठंड की वजह से या एसी में बैठने की वजह से जो दर्द बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको ठंडी हवा सूट नहीं करती है, तो उनको ये फीलिंग, मतलब पेन फील ज़्यादा होता है। बट बहुत लोगों को लिटिल, बिकॉज एज पेन इज़ लिटिल सब्जेक्टिव, किसी को पेन दर्द किसी को हॉट फर्मेंटेशन की वजह से भी हो सकता है या कोल्ड फर्मेंटेशन की वजह से भी हो सकता है। बट स्पेशली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे संधिवात में इनका पेन 100% बढ़ ही जाता है। बट सम पीपल जिनको सूट नहीं होता है, गर्म मतलब ठंडा सिकाई से फ़ायदा नहीं होता है, तकलीफ होता है, तो उनको बोले वो अवॉइड करें, गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। बट येस, संधिवात वाले लोगों में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिनको रहती है, उनमें विंटर सीजन में या ठंड में दर्द बढ़ने का चांस रहता है। तो आपने बोला कि ये जो क्रोनिक केसेस हैं उनके लिए एक आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज शेड्यूल बना के और उनको पूरा, मतलब उनका प्रॉपर असेसमेंट करके आप उनका Yes. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। तो वो कौन से पेशेंट हैं जिनको सर्जरी हेल्प करता है? क्योंकि ये तो ठीक है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन है। Yes. Again we can divide this patient into 2 groups, मतलब हम 2 ग्रुप में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक जो थोड़ा अर्ली एज रहता है, बिटवीन 40-45 अप टू 55 भी, और दूसरा एज ग्रुप रहता है अबव 60। जैसे ये जो अर्ली वाला ग्रुप है, जैसे अप टू 55 तक, तो उनमें क्या होता है, बहुत बार अलाइनमेंट का इशू रहता है, उसको हम वारस नहीं बोलते। मतलब क्या होता है कि जिनका पैर थोड़ा सा बेंड रहता है, मतलब उनका पोजीशन ऐसा रहता है, अलाइनमेंट का इशू रहता है, तो उसकी वजह से ये स्पोर्ट्स पर्सन में हम ज़्यादा देखते हैं। अब किसी को पहले इंजरी हो के गया है, ऐसा भी होता है, तो उनके लिगामेंट फट गए पहले, या कार्टिलेज इंजरी, मेनिस्कस इंजरी पहले हो के गया है, तो इन दिस सिचुएशन क्या होता है कि उनका जो अंदर का हिस्सा है, तो यहाँ पे सिर्फ डिजनरेशन होता है, बाहर का हिस्सा और नी कैप, वो जो कंपार्टमेंट बोलते हैं वो अच्छे रहते हैं, सिर्फ अंदर के बाजू ही उनका अर्थराइटिस होता है और उनको थोड़ा सा लिम्पिंग होने लगता है। बट ये पेशेंट यंगर रहते हैं, तो इनमें हम उनका ऑफकोर्स क्लिनिकल असेसमेंट करने के बाद स्टैंडिंग एक्सरे देते हैं, मतलब खड़े रह के उनका एक्सरे, स्कैनोग्राम करके एक एक्सरे रहता है, वो पूरे पैर का हिप से लेके घुटने से नीचे एंकल फुट तक एक एक्सरे रहता है, उसको स्कैनोग्राम हम करके देखते हैं। उसमें हमको लग रहा है अलाइनमेंट का इशू है, मतलब पैर टेढ़ा है, पैर को बेंट आ गया है, या बो लेग्स बोलते हैं। तो इन दिस सिचुएशन हम ऑफ कोर्स पहले ऑलवेज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही रहता है। कभी भी पेशेंट आने के बाद विद इन 3 मंथ्स हम ऑपरेशन नहीं करते, उनको अगेन वेट रिडक्शन, देन एक्सरसाइज प्रोग्राम, कैल्शियम वाइटामिन सप्लीमेंट्स, चेंज ऑफ एक्टिविटी ये बोलते हैं। इसके बावजूद भी अगर 3 महीने के बाद भी उनको ये दर्द रहता है,
तो वो जब स्कैनोग्राम ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम उनको बोलते हैं कि ऑपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अलाइनमेंट का इशू है। तो वो जो ऑपरेशन रहता है उसको हम ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। वो बोन को कट लेके हम अलाइनमेंट चेंज करते हैं, उसको हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। वो थोड़ा यंगर इंडिविजुअल्स में हम करते हैं जिनमें ज़्यादा आर्थराइटिस नहीं है, दे आर सुटेबल फॉर दिस ऑस्टियोटॉमिक प्रोसीजर। ये एक ग्रुप हो गया। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो 60 साल के बाद आते हैं उनमें आर्थराइटिस थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब आप अगर डिवाइड करना है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो उनका आर्थराइटिस यूजुअली मॉडरेट टू सीवियर, मतलब ज़्यादा रहता है। तो उनको ये ऑस्टियोटॉमी का ऑप्शन नहीं रहता है। तो उनको क्या होता है कि पूरा कंपार्टमेंट, मतलब अंदर के बाजू का कंपार्टमेंट भी घिस गया है, इधर का भी घिस गया है, नी कैप के नीचे का कंपार्टमेंट भी घिस गया है। तो ये जो पेशेंट है उनको हम बोलते हैं कि ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस, मतलब पूरा घुटना आर्थराइटिस हो गया है। तो इनको ऑप्शन क्या रहते हैं? अगेन पहले कंजर्वेटिव रहता है, मतलब हम उनको भी बोलते हैं आप कोशिश कीजिए कि वज़न जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। देन उनको मसल स्ट्रेंथनिंग, जैसे पहले भी डिस्कस किया, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं हम। मतलब मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिर्फ जो पटेला नी कैप वाले पेन के लिए ज़रूरी नहीं, ये वो बाकी टाइप का आर्थराइटिक पेन में भी वो बहुत मदद करता है। वो मसल स्ट्रेंथनिंग किया तो वो दर्द भी कम करने के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो ये सब करने को बोलते हैं। और फिर अगेन स्टैंडिंग एक्सरे, समटाइम्स स्कैनोग्राम हम करके देखते हैं कि कितना डिजनरेशन है, कितना आर्थराइटिस है। और आर्थराइटिस ये सब एस्टैब्लिश आर्थराइटिस पेशेंट को है, फिर भी 3 to 6 मंथ्स हम देखते हैं कि पेशेंट को कंजर्वेटिव जो हमने जो डिस्कस किया वो मोडालिटी से कितना हम उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन इज ऑलवेज टोटल नी रिप्लेसमेंट, मतलब घुटना पूरा चेंज करने का जो ऑपरेशन रहता है, आर्टिफिशियल जॉइंट जो हम घुटने में डालते हैं उसको बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। वो ऑलवेज लास्ट ऑप्शन रहता है। और ये ऑप्शन भी मैं पेशेंट को जब भी देता हूँ तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपका ऑप्शन है, लेकिन जो डिसीजन होता है ऑपरेशन करने का, ये पेशेंट को कितना तकलीफ है, कितना डिस्कम्फर्ट कर रहा है, डे टू डे लाइफ में कितना उसको तकलीफ दे रहा है, उसके ऊपर रहता है। वो एक्सरे पे नहीं होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दोनों घुटनों में दर्द है, एक में ज़्यादा है दूसरे में कम है, बट जहाँ पे कम दर्द है वहाँ पे ज़्यादा डिजनरेशन दिख रहा है एक्सरे में। तो ये ऑलवेज बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट को कितना तकलीफ है। ये डॉक्टर कोई बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, फ्रेंड बोल रहा है कि मैंने भी टीकेआर करवा लिया, करो, ये इससे नहीं होता। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कितना डे टू डे लाइफ में तकलीफ देता है। अगर कोई घर में भी लंगड़ के चल रहा है, उसका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं, वो हैम्पर हो रहा है, मतलब उसको ये पसंद नहीं है कि मुझे ऐसे लंगड़ के चलना है, पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, ये सब पसंद नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि पूरा नी घुटने का टोटल नी रिप्लेसमेंट, मतलब घुटना बदलने का ऑपरेशन करवा के लिए। डॉक्टर भूषण, आपने तो काफ़ी अब पेशेंट्स देखे होंगे जिनका ये आप मतलब पेशेंट, जैसे आपने कहा पेशेंट प्रॉपर सेलेक्ट हो गया है नी रिप्लेसमेंट के लिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो ये सक्सेस रेट कैसा है इस ऑपरेशन का, और रिकवरी और रिहैबिलिटेशन किस तरह का लगता है इन पेशेंट्स को? मतलब सर्जरी किया और हो गया या कुछ आगे भी कुछ करना पड़ता है? यस, अगेन मैं बोलूँगा प्रीहैबिलिटेशन रहता है, प्री रिहैब। मतलब अगर मैं ऑपरेशन को पेशेंट को ले रहा हूँ, फिर भी उसको एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम वो पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पेशेंट ऑपरेशन के पहले एक 6 वीक्स एक्सरसाइज सीखता है तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे ऑपरेशन के बाद क्या एक्सरसाइज करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये पेशेंट को ऑपरेशन के बाद बहुत ईजी हो जाता है। और यूजुअली हम पेशेंट को यही भी बताते हैं कि देखिए हमारा काम है ऑपरेशन बराबर करना, लेकिन आपको भी ऑपरेशन के बाद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी एक्सरसाइज करना है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करने हैं, वो भी हम काउंसलिंग में समझाते हैं। तो यूजुअली अगर सर्जरी इज़ डन प्रॉपरली, अलाइनमेंट अच्छा है, इम्प्लांट बराबर बैठा है, तो सर्जरी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। और सम पीपल मतलब उनको 3 to 6 मंथ्स तक थोड़ा सा दर्द होता है, कभी कभी स्वेलिंग भी रहने का चांस रहता है,
बट द बेस्ट आउटकम इज आफ्टर 6 मंथ्स, तो पेशेंट को एकदम नॉर्मल जैसे फील होने लगता है. बट एज इट इज़ ऑपरेशन, इट इज़ आर्टिफिशियल जॉइंट, इट इज़ मेड बाय ह्यूमन, इट इज़ सर्जन ने करके दिया है, ये भगवान ने दिया हुआ घुटना तो ओरिजिनल रहता है. थोड़ा बहुत तकलीफ होता है पेशेंट को थोड़ा सा, बट दैट इज़ वो है कि आपको 6 महीने के बाद उसका अच्छा रिजल्ट आने का चांसेस बहुत अच्छा रहता है. तो इनिशियली थोड़ा सा पेशेंट को मेहनत करनी पड़ती है. मतलब अच्छी काउंसलिंग और अच्छा सिलेक्शन हो तो पेशेंट कैन डू Yes, वेरी वेल. yes. Thank you so much. We spoke so much in detail about chronic pain, acute pain, and probably everything about knee. जैसे कि सब लोग कहते हैं कि यू शुड कीप योर हार्ट हेल्दी. जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि हाउ टू कीप योर नी हेल्दी? यस, तो ये ज़रूरी है कि आपकी कोर स्टेबिलिटी, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट इज आपको थोड़ा बहुत, जैसे अभी आप नी हेल्दी के बारे में अपने मतलब हम बात ही करेंगे, लेकिन आपको फिजिशियन लोग भी हमको बताते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. थोड़ा बहुत वॉकिंग, जॉगिंग, जो कुछ है एरोबिक एक्टिविटी बोलते हैं, वो आप कर सकते हो. बट वो यंगर एज में आप, जब तक आपको घुटने का तकलीफ नहीं है तब तक आप जो आपके बॉडी को सूट करता है वो कर सकते हैं. जैसे हम एक चीज़ हमेशा पेशेंट को हम समझाते हैं कि प्रोवर्ब बोल सकते हैं कि लिसन टू योर बॉडी. आपको कुछ घुटने का तकलीफ नहीं है तब तक आप एक्टिविटी करते रहिए जो आपको पसंद है, डांसिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग, स्विमिंग, कोई भी हो. बट जिस दिन आपको घुटने का तकलीफ शुरू हो जाता है तो उसके बाद ये डिसाइड करना, मतलब ये एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि यंगर एज में आपको नी कैप का प्रॉब्लम है कि आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है. नी कैप का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा प्रिकॉशंस लेके एक्सरसाइज करके आप मैनेज कर सकते हो, फिर से आप नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हो विद इन 2 to 3 months. वो वहाँ पे हम स्पेसिफिकली नहीं बोलते पेशेंट को कि आप ये मत करो वो मत करो, बट इन जनरल जैसे 35-40 के बाद अपना थोड़ा वेट बढ़ने का चांस हो तो वेट बढ़ने नहीं देना होता है, एक्सरसाइज करना है एंड थोड़ा हेल्दी डाइट, तो इन जनरल सभी के लिए बोला जाता है, वो ज़रूरी है. और अगर किसी को नी पेन शुरू भी हो जाता है तो फिर थोड़े प्रिकॉशंस लेने हैं, एक्सरसाइज स्पेसिफिकली कोर एक्टिवेशन और हिप स्ट्रेंथनिंग करना है. ये एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो वो नी कैप वाला पेन तो आपको नहीं होगा बाद में. बट जैसे अभी एज बढ़ गया है और आर्थराइटिस हो गया तो हम बोलते हैं कि आर्थराइटिक पेन एक बार शुरू हो गया तो अगेन वेट रिडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, मसल स्ट्रेंथनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर मेल पेशेंट है तो वो पेशेंट्स में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बहुत हेल्प करते हैं. तो स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोथ. एंड इन जनरल आपको थोड़े प्रिकॉशन लेने हैं, एक्सरसाइज करते रहना है, वेट नहीं बढ़ने देना है, और जो आपको सूट करता है वो एक्टिविटी करना है. यस. Any role of supplements, any kind of supplements which you suggest? यूजुअली क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको पटेलोफेमोरल नी पेन में जो पेशेंट आते हैं उनको तो पेन किलर हम कभी देते नहीं, उनको यो यंगर इंडिविजुअल्स रहते हैं, बट स्टिल वी गिव देम कैल्शियम, विटामिन डी, B12. समटाइम्स वी फील कि मसल वीकनेस थोड़ा ज़्यादा है और पेशेंट को 6 महीने के ऊपर दर्द है और बहुत मसल वीकनेस है स्पेशली लेडीज़ में, हाउस वाइफ्स है, होम मेकर लेडीज़ में, तो हम विटामिन डी और B12 ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं. और वो अगर बहुत कम है तो समटाइम्स विटामिन B12 इंजेक्शंस भी बहुत हेल्प करते हैं एंड ओरल मेडिकेशन, ओरल कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं. इससे उनको मसल गेन, स्ट्रेंथ गेन करने में थोड़ा मदद होती है. तो यस, पेन किलर का कोई रोल नहीं होता है, बट कैल्शियम, विटामिन डी, B12 यंगर इंडिविजुअल्स में बहुत फ़ायदा करता है. एंड ओल्डर इंडिविजुअल्स में आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे प्रिपरेशंस है जो कार्टिलेज रीजनरेट के लिए दिया जाता है, जो 3 months 6 months पेशेंट को दिया जाता है. उनका भी मैं स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा कि वो अगर अर्ली आर्थराइटिस है, जैसे आर्थराइटिस माइल्ड है, जिनको थोड़ा सा डिजनरेशन शुरू हो गया है बट उनको इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो लिम्पिंग नहीं हो रहा है, लंगट नहीं रहा है, बट माइल्ड पेन होता है, अर्ली अराउंड 50 के आसपास उनकी एज है, तो उनको वो जो कार्टिलेज रीजनरेशन वाले मेडिकेशन दे सकते हैं. बट जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं जिनको 60 के अबव एज है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर आर्थराइटिस हो गया, ऑलरेडी कार्टिलेज बहुत डिजनरेट हो चुका है, उसमें ये जो कार्टिलेज रीजनरेशन वाले मेडिसिन का ज़्यादा रोल नहीं होता है. उनमें अगेन बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर अबव 60-65, तो इवन WHO गाइडलाइन के हिसाब से डेक्सा स्कैन कर सकते हैं, विटामिन डी, B12 चेक करके उनको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं. सम एक्सटेंट तक वो कार्टिलेज रीजनरेशन वाले मेडिसिन हेल्प करते हैं, बट अगेन बाकी जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो ज़्यादा मायने रखती है.
Thank you so much. And in the second part of the video, we are going to learn in detail about the exercises. Thank you so much, Dr. Bhushan. It was such a pleasure talking to you. Thank you. Thank you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे हमने बात की पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, जैसे एंटीरियर नी पेन भी बोलते हैं या अर्थराइटिक पेन, ये दो जो कॉमन क्रॉनिक नी पेन जो बोलते हैं, जो ओवर द ईयर्स मंथ्स रहते हैं। तो ये जो पेन होता है, जो एंटीरियर नी पेन, ये नी कैप के नीचे होता है और ये स्पेशली ये यहाँ पे होता है, बहुत कॉमन है यंगर इंडिविजुअल्स में, जैसे जवान लेडीज में अराउंड 30-20s में भी होता है। तो ये जो होता है वो बेसिकली मसल वीकनेस की वजह से होता है। देयर आर मेनी रीजंस। बहुत बार ये होता है कि यहाँ के मसल्स टाइट हो गए या ये वीक है, अलाइनमेंट का इशू है, बट वो कॉमन नहीं है। कॉमनेस्ट रीजन इज, सबसे कॉमन जो होता है वो होता है ये हिप वीकनेस, ये जो मसल वीकनेस है। उसके 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा और ये भी जरूरी है कि क्या नहीं करना है। तो आप अगर ये कसरत कर रहे हो, इसको बोलते हैं डायनामिक क्वाड्रिसेप्स, ये बहुत कॉमनली बताया जाता है पेशेंट को करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये नी कैप वाला पेन है, एंटीरियर नी पेन या नी कैप वाला पेन, तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, क्योंकि नेचुरली वहां पे फ्रिक्शन की वजह से ये दर्द बढ़ने का चांस है या फिर रिकवर नहीं होता है। तो पहली चीज करनी है कि आपको ये एक्सरसाइज नहीं करना है। हिप स्ट्रेनिंग के 3 एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा। यूजुअली मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेरे पेशेंट को भी ये 3 एक्सरसाइज सिखाता हूँ और बहुत उससे फायदा होता है। सिंपल है, आप घर में शुरू कर सकते हो। इनिशियली आपको थेरेपिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस लेवल पे जाना है तो थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। बट 3 एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जैसे हिप फ्लेक्सर एक्सरसाइज बोलते हैं, देन हिप एबडक्टर एक्सरसाइज बोलते हैं, साइड वाला और पीछे वाला, जैसे ग्लूट्स भी बोलते हैं, या हिप एक्सटेंशन ट्रेनिंग। मैं पहले आपको दिखाता हूँ। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें 2 चीजें याद रखनी है। घुटना सीधा होना चाहिए, सीधा के सीधा ऊपर उठाना है और जहां पे जाएगा वहां पे 10 काउंट्स, 10 सेकेंड्स तक आपको होल्ड करके रखना है। तो पहला एक्सरसाइज मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक नी है, वो आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है, अराउंड 30 to 40 डिग्री बेंडिंग करना है। आपको जब भी शुरू करते हो तो हाथ आपको पेट पर रखना है। जो पेट के मसल्स थोड़े से अंदर खींच के रखने हैं, उसको कोर एक्टिवेशन बोलते हैं, वो करना है। एंड अपर बॉडी आपका पूरा रिलैक्स होना चाहिए, हाथ पेट पर होना चाहिए, कोर एक्टिवेशन करना है, पेट को अंदर खींचना है। उसके बाद आपको जो राइट नी का एक्सरसाइज, राइट नी के दर्द के लिए जो एक्सरसाइज करना है, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, उसके लिए ये पैर धीरे 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 ऊपर उठाना है और जहां पे ये नी का एक लेवल आ जाएगा दोनों का, तो वहां पे आपको रुकना है और वहां पे रुक के आपको 10 काउंट्स करना है। अराउंड 30 to 40 डिग्री आप ऐसे ऊपर आके रुकाना है। 2 चीजों का ख्याल रखना है कि आपका पैर नी पूरा सीधा रहना चाहिए और आपको वहां पे जाके मिनिमम 10 काउंट्स होल्ड करना है। 15 तक कर पाते हो तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे रुकने के बाद ये हो गया, फिर इसको नीचे लेना है धीरे धीरे धीरे। आफ्टर 10 काउंट्स ये नीचे आ गया। फिर आप ऐसा कि दोनों साइड पे करना होता है एक्सरसाइज हमेशा, दैट इज द रूल। एंड फिर ये बेंड कर दिया और दूसरा जो है घुटना आपका, जो दूसरा पैर है वो आपको धीरे धीरे ऊपर उठा के जाना है। अगेन 30 to 40 डिग्रीज अप और वहां पे रुक के आपको अगेन 10 काउंट्स करने हैं। 1 2 3 ऐसे 10 सेकेंड्स तक वहां पे होल्ड करना है। तो ये आपको इनिशियली 3 बार कर सकते हो। 1 1 2 2 3 3। ये होने के बाद आपको सेकेंड ग्रुप ऑफ मसल्स का करना है, उसको बोलते हैं हिप एबडक्शन। उसके लिए आपको ये पोजीशन रखनी है, नीचे वाला पैर आप फोल्ड रख सकते हो और जो दूसरा पैर है वो अगेन ऐसे रहेगा आपका फेसिंग अप, मतलब आपको पूरा उसको लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन बोलते हैं। मतलब एक करवट पे लेटना, दूसरा शोल्डर ऊपर होना चाहिए, एक शोल्डर नीचे रहेगा, नीचे वाला पैर आपका है वो बेंट रहेगा और फिर आपको यहाँ पे या पेट पे भी हाथ रख सकते हो या नीचे भी हाथ रख सकते हो। तो बेटर ऑलवेज टू कीप इट हियर सो दैट अगेन कोर एक्टिवेशन, पेट को थोड़ा अंदर खींच के रखना है और अगेन 30 to 40 डिग्री ऊपर जाना है और वहां जाके आपको अगेन 10 काउंट्स करना है। अगेन द रूल इज सेम, पैर सीधा रहना चाहिए, पैर में बेंट नहीं होना चाहिए और आपको वहां पे 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। 4 5 ऐसे स्लोली करते 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 आपको 10 सेकेंड्स रुकना है, नीचे आना है। उसके बाद नीचे आ गए तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि ये 3 बार करने के बाद आप दूसरे पैर का करना है आपको। तो फिर से आपको यहाँ पे उठाना है अगेन 30 to 40 डिग्री अप एंड अपर बॉडी रिलैक्स एंड कोर एक्टिवेशन, ये अंदर खींच के रखना है और ऐसे रुक के फिर अगेन 10 काउंट्स करने हैं रिलैक्स।
ये 3 बार होने के बाद आप लेफ्ट के करवट पे लेट के राइट पैर का भी कर सकते हैं। और इस सबसे इंपॉर्टेंट जो है, रिलेवेंट जो है, वो हिप एक्सटेंसर, ग्लूट स्ट्रेंथनिंग, जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। अगेन द रूल इज सेम, आपको पेट पर लेटना है ये टाइम, अपर बॉडी आपका रिलैक्स होना चाहिए। हाँ, अपर बॉडी रिलैक्स है, पेट अंदर थोड़ा खींचना है, और आपको जहां पे नी स्ट्रेट एंड लिफ्ट अप, ये जिस रेंज में आपका जाता है अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री तक ऊपर जाता है, वहां पे जाके रुकना है। अगेन 10 काउंट्स करने हैं, स्लोली 10 काउंट्स, 10 सेकेंड्स हो गए, देन आप नीचे लाना है और दूसरे पैर का करना है। तो ऐसे आप 1 1 2 2 3 3 3 बार हो गया, ऐसे 3 कर सकते हो। सो माय रिकमेंडेशन इज, आपको इनिशियली फर्स्ट 10 डेज 2 वीक्स तक आपको 3 रेपिटेशन, या एवरी 4th और 5th डे पे आप एक रेपिटेशन ऐड कर सकते हो, बट 3 वीक्स तक आप विदाउट वेट, विदाउट रेजिस्टेंस आप कर सकते हो, आपको जैसा सूटेबल है। बट ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, सिंपल है, आप घर में भी कर सकते हो। एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द नीज मसल्स। तो आप ये कर, एक 4th और 5th डे पे एक 3 का 4 रेपिटेशंस एंड 4 का 5 नेक्स्ट 4-5 डेज के बाद 5 रेपिटेशन, ऐसे आप धीरे धीरे 8 to 10 रेपिटेशंस की तरफ जा सकते हो। आपको दिन में एक बार ही करना है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एक बार ही करते हैं हम दिन में। स्ट्रेचिंग अगर करना है, जैसे मैंने बोला कि मेल पेशेंट्स में मसल टाइट रहते हैं, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स या फिर काफ, वो जो स्ट्रेचिंग है वो आप दिन में 2 बार कीजिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग जितना आप ज्यादा करोगे उतना फायदा होता है। बट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है तो दिन में एक बार ही कीजिए। और जैसे आप 3 वीक्स के बाद थेरेपिस्ट के पास आप जाते हो, अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मतलब थेराबैंड से कर रहे हो या फिर वजन लगा के कर रहे हो, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे हो जाता है। वो एक बार आप करोगे, वो हफ्ते में आपको 3 बार करना है, ऑल्टरनेट डे करना है। तो इस हिसाब से आप करते जाओगे तो आपको 6 वीक्स टू 2 मंथ्स के बीच में एक अच्छा रिलीफ मिल जाएगा, स्पेशली पटेलोफिमोरल पेन, या जिसको हम एंटेरियर नी पेन बोलते हैं, उसमें आर्थराइटिक पेशेंट को भी ये एक्सरसाइज का बहुत फायदा होता है। वो अगर अर्ली आर्थराइटिस है तो बहुत बार मैंने ऐसे देखा कि पेशेंट मुझे 5 6 7 8 साल के बाद आ गए और वो बोलते हैं कि आपने जो भी बताया था मुझे खुद ही सिखाया था और मुझे इतना अच्छा रिलीफ मिला कि अभी मुझे नी पेन नहीं होता है। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस हमको मिलता है। तो एक्सरसाइज का बहुत अच्छा फायदा होता है। थैंक यू।